आज हम खुशवंत सिंह के उस उपन्यास पर गहराई से बात करेंगे जो मतलब महज एक कहानी नहीं बल्कि 1947 के विभाजन का एक जीता जागता धड़कता हुआ दस्तावेज है, ट्रेन टू पाकिस्तान। बिल्कुल। और ये कहानी दिल्ली या लाहौर के सियासी गलियारों में नहीं घटती। ये घटती है मानो माजरा नाम के एक छोटे से गुमनाम से गांव में। हाँ, और हमारी आज की चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि खुशवंत सिंह इस गांव के जरिए हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे शांति और भाईचारे से रह रहा एक समाज नफरत की आंधी में बिखर जाता है। और यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें बताता है कि बड़ी बड़ी त्रासदियां बड़े लोगों के फैसलों का नतीजा नहीं होती, बल्कि आम इंसानों के दिलों में बसे डर, शक और प्यार से बनती बिगड़ती हैं। तो चलें फिर। हाँ, चलिए मानो माजरा की उस गर्म और बेचैन करने वाली गर्मी में चलते हैं और इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले उस दुनिया को समझना जरूरी है जहाँ से कहानी शुरू होती है, मानो माजरा। हाँ, सीमा के पास बसा एक गांव जहां, जैसा कि आपने कहा, विभाजन की खबरें तो पहुंच रही हैं, लेकिन उसकी आग वो अभी तक नहीं पहुंची। गांव का नक्शा भी बड़ा सीधा साधा है। सिर्फ 3 पक्की इमारतें हैं, साहूकार लाला रामलाल का घर, एक सिख गुरुद्वारा और एक मस्जिद। और ये तीनों इमारतें एक तरह से गांव के सामाजिक ताने बाने का प्रतीक हैं, है ना? एकदम। यहाँ सिख जमींदार हैं और मुसलमान उनके किराएदार। मतलब कागज पर तो ये एक असमान रिश्ता लगता है, पर सदियों से वे एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते आए हैं। उनके त्योहार साजे हैं, दुख सुख साजा है। बिल्कुल। और गांव में सिर्फ एक ही हिंदू परिवार है, लाला रामलाल का, जो सबके लिए एक तरह से बैंक का काम करता है। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि गांव का जो पूरा जीवन है वो ट्रेनों की आवाज से बंधा हुआ था। ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं था। नहीं, ये उनके जीवन की लय थी, एक रिदम था। हाँ, एक लय। सुबह की मेल ट्रेन की सीटी से पूरा गांव जागता है, और फिर मस्जिद से अजान और गुरुद्वारे से गुरबानी की आवाजें एक साथ हवा में घुलती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ट्रेन यहाँ सिर्फ एक वाहन नहीं है, वो व्यवस्था, नियम और क्या कहते हैं, आधुनिकता का प्रतीक है। हाँ, एक ऐसी दुनिया का प्रतीक जो रोज एक ही समय पर चलती है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और रात को जब मालगाड़ी स्टेशन से गुजरती है तो गांव वाले उसे लोरी समझकर सो जाते हैं। ये ट्रेनें मानो माजरा की शांति और स्थिरता की गारंटी है। लेकिन कहानी हमें यही दिखाएगी कि जब यही व्यवस्था चरमराती है तो फिर क्या होता है। और ये स्थिरता पहली बार टूटती है एक रात, जब गांव में डकैती और हत्या होती है। हाँ, डाकुओं का एक गिरोह साहूकार लाला रामलाल की हत्या कर देता है। और ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये किसी बड़ी उथल पुथल का पहला संकेत था। पहली दरार कह सकते हैं। ये घटना गांव की अपनी नहीं थी, ये बाहरी दुनिया का पहला हिंसक हस्तक्षेप था। और देखिए कि अपराधी कितने शातिर हैं। वे हत्या करके भागने से पहले गांव के ही एक बदनाम लड़के जगत सिंह जुग्गा के आंगन में कांच की चूड़ियां फेंक जाते हैं, ताकि सारा शक उसी पर जाए। हाँ, वे जानते हैं कि सिस्टम एक आसान शिकार ढूंढेगा। और जुग्गा एक बाती दिलचस्प किरदार है। हाँ, वो गांव का बदमाश है, हाँ, पुलिस की निगरानी में रहता है, लेकिन उसका दिल साफ है। जिस रात हत्या होती है वो अपनी मुस्लिम प्रेमिका नूरान से मिलने के लिए गांव से बाहर गया होता है, जबकि पुलिस ने उसे गांव में ही रहने का हुक्म दिया था। और यहीं पर खुशवंत सिंह एक बहुत खूबसूरत विरोधाभास रचते हैं। एक तरफ गांव का सामाजिक ताना बाना टूटना शुरू हो रहा है, नफरत की पहली चिंगारी भड़क रही है, और दूसरी तरफ 2 लोग धर्म और समाज की दीवारों को तोड़कर अपना एक अलग ही रिश्ता बना रहे हैं। जुग्गा और नूरान की प्रेम कहानी इस उपन्यास की आत्मा है। ये वो निजी मानवीय भावना है जो सांप्रदायिक नफरत के सामने खड़ी होती है। तो गांव की अपने अंदरूनी दुनिया में दरार पड़ चुकी है, लेकिन असली तूफान तो तब आता है जब बाहरी दुनिया अपने नए विचारों और नई नफरत के साथ ट्रेन से उतरकर गांव में कदम रखती है। और यही एंट्री होती है इकबाल की। हाँ, इकबाल एक शहरी पढ़ा लिखा सामाजिक कार्यकर्ता, जिससे उसकी पार्टी ने गांव में शांति स्थापित करने के लिए भेजा है। लेकिन आते ही वो गांव से एक दूरी बना लेता है। उसे जब कुएं का पानी दिया जाता है तो वो उसमें क्लोरीन की गोली डालकर पीता है। उसका नाम भी तो अस्पष्ट है ना, इकबाल सिंह, इकबाल मोहम्मद या इकबाल चंद, कुछ भी हो सकता है। वो अपनी पहचान को एक रहस्य बनाए रखता है। बिल्कुल। तो क्या खुशवंत सिंह यहाँ ये कह रहे हैं कि संकट के समय में किताबी आदर्शवाद किसी काम का नहीं? क्या इकबाल की नाकामी सिर्फ उसकी अपनी है या पूरे बुद्धिजीवी वर्ग पर एक टिप्पणी है? मुझे लगता है ये पूरे उस वर्ग पर एक गहरी टिप्पणी है जो जमीनी हकीकत से कटा हुआ है।
इकबाल के पास सिद्धांत है, अच्छी नियत है, लेकिन वो उन लोगों की भावनाओं को, उनके डर को समझ ही नहीं पाता जिनसे वो बात करने आया है। वो उन्हें पिछड़ा हुआ समझता है। हाँ, वो बदलाव लाना चाहता है, लेकिन लोगों से जुड़े बिना। और उपन्यास हमें दिखाता है कि ऐसा आदर्शवाद संकट के पहले झोंके में ही ढह जाता है। इकबाल के ठीक विपरीत एक और किरदार है जो सत्ता का प्रतीक है, मजिस्ट्रेट हुकुमचंद। हुकुमचंद वो विभाजन की हिंसा की असलियत को देख रहा है। वो जानता है कि पाकिस्तान से लाशों से भरी भूतिया ट्रेनें आ रही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बेबस है। उसकी बेबसी क्या दिखाती है? वो उस पूरे सरकारी तंत्र का चेहरा है जो इस त्रासदी के सामने ढह गया था। उसके पास जानकारी है, अधिकार है, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने की न तो इच्छा शक्ति है और न ही साधन। वो आने वाले विनाश को देख सकता है, लेकिन उसे रोकने के लिए विस्की की बोतल में मुंह छिपाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। वो एक तरह से सत्ता की विफलता का जीता जागता सबूत है। और वो विनाश आखिरकार मानो माजरा पहुंच ही जाता है। एक सुबह पाकिस्तान से एक ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है, पर इस बार इसमें जिंदा लोग नहीं, बल्कि हजारों सिखों और हिंदुओं की लाशें हैं। यहां ट्रेन का मतलब ही बदल गया। जो जिंदगी की लय थी वो अब मौत का सन्नाटा बन गई। बिल्कुल। और देखिए, ये भूतिया ट्रेन सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं है, ये एक प्रतीक है। वो ट्रेन जो आधुनिकता, व्यवस्था और समय की पाबंदी का प्रतीक थी, हाँ, अब उसी आधुनिकता की सबसे बड़ी विफलता का सबूत लेकर आई है। ये वो पल है जब विभाजन का अमूर्त डर मानो माजरा के लिए एक ठोस, दिल दहला देने वाली हकीकत बन जाता है। इस एक घटना ने सदियों के भरोसे को एक पल में राख कर दिया। और इसी खौफनाक माहौल का फायदा उठाकर पुलिस भी अपना काम करती है। और वो लाला रामलाल की हत्या के शक में जगत सिंह और इकबाल दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन पुलिस जानती है कि वे निर्दोष हैं। तो ये गिरफ्तारी सिर्फ नाकाबिलियत है या इसमें कुछ और भी है? ये नाकाबिलियत से ज्यादा सिस्टम का पूर्वाग्रह और अपनी खाल बचाने की कोशिश है। जुग्गा का पुराना रिकॉर्ड है, इसलिए वो एक आसान निशाना है। और इकबाल का नाम मुस्लिम है और वो बाहर से आया है, तो बस उसे मुस्लिम लीग का एजेंट मान लिया जाता है। असली अपराधियों को पकड़ने में मेहनत लगेगी, खतरा है। तो सिस्टम दो निर्दोष लोगों को बलि का बकरा बनाकर ये दिखाता है कि वो कुछ कर रहा है। बिल्कुल, ये न्याय का नाटक है, न्याय नहीं। और इसी खालीपन को भरने के लिए नफरत अपनी जगह बनाती है। हाँ, पाकिस्तान से आए कुछ सिख शरणार्थी गांव में पनाह लेते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से कत्लेआम देखा है, अपने परिवार खोए हैं। उनके दिलों में दुख और बदले की आग है। और यही आग विमानों माजरा में भी फैला देते हैं। एक युवा कट्टरपंथी सिख नेता गांव वालों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है। वो उनकी मर्दानगी को ललकारता है, धर्म की दुहाई देता है और उन्हें समझाता है कि बदला लेना ही एकमात्र रास्ता है। ये वो क्लासिक तरीका है जिससे भीड़ को हिंसा के लिए तैयार किया जाता है। व्यक्तिगत दुख को सामूहिक नफरत में बदल दिया जाता है। और फिर एक भयानक साजिश रची जाती है। हाँ, योजना बनती है कि मानो माजरा से मुसलमानों को पाकिस्तान ले जाने वाली ट्रेन पर हमला किया जाएगा। योजना बहुत ठंडे दिमाग से और क्रूरता से बनाई गई थी। जब ट्रेन गांव के पास वाले पुल से गुजरेगी तो पुल के आर पार बंधे एक मोटे रस्से से ट्रेन की छत पर बैठे सभी लोगों को नीचे नदी में गिरा दिया जाएगा। और जो बचेंगे उन्हें भालों और गोलियों से मार दिया जाएगा। इस योजना की भयावहता इस बात में है कि ये वही लोग बना रहे थे जो कुछ दिन पहले तक अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ हुक्का पीते थे। खुशवंत सिंह यहाँ हमें यही दिखाते हैं कि कैसे डर और नफरत की सही खुराक देकर साधारण इंसानों को शैतान बनाया जा सकता है। इंसानियत की परत बहुत पतली होती है। और यहाँ से कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। मजिस्ट्रेट हुकुमचंद को पता चलता है कि जिस ट्रेन पर हमला होना है उसी में जुग्गा की प्रेमिका नूरान भी जा रही है। हाँ, उसका ज़मीर जागता है और वो एक आखिरी दांव खेलता है। वो जुग्गा और इकबाल दोनों को रिहा कर देता है। उसे उम्मीद है कि इकबाल जो शांति और सिद्धांतों की बातें करता है शायद लोगों को समझा ले, या फिर जुग्गा अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए ही सही कुछ करेगा। ये एक हताश इंसान का हताश प्रयास था। और यहाँ हमें इन दोनों किरदारों का असली चेहरा दिखता है। ये कमाल का विरोधाभास है ना? जो शांति की बात करने आया था इकबाल, वो डर कर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। वो विस्की पीता है और खुद को समझाता है कि ये उसकी लड़ाई नहीं है, वो अपनी जान क्यों जोखिम में डाले। उसका सारा आदर्शवाद खोखला साबित होता है। इकबाल की निष्क्रियता सिर्फ कायरता नहीं है,
ये उस बौद्धिक वर्ग की पंगुता है जो अमल के वक्त पीछे हट जाता है। वो स्थिति का विश्लेषण कर सकता है लेकिन उसे बदल नहीं सकता। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जुग्गा है जिसे समाज बदमाश कहता है। उसे किसी ऊंचे सिद्धांत की परवाह नहीं है। उसकी प्रेरणा बहुत सीधी और निजी है, नूरान का प्यार। जैसे ही उसे पता चलता है कि नूरान की जान खतरे में है, वो एक पल भी नहीं सोचता। वो आधी रात को उठता है, अपनी कृपाण लेता है और सीधा रेलवे पुल की तरफ भागता है। हमलावर घात लगाकर बैठे हैं और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। जुग्गा चुपके से पुल के खंभे पर चढ़ता है जहां वो मोटा रस्सा बंधा है। उसका इरादा बिल्कुल साफ है, उसे उस रस्से को काटना है। और वो सिर्फ एक रस्सा नहीं बल्कि नफरत की वो डोर है जो सैकड़ों लोगों की जान लेने वाली है। वो अपनी पूरी ताकत से कृपाण से रस्से पर वार करना शुरू कर देता है। हमलावर उसे देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक गोलियां उसके शरीर में लगती हैं, लेकिन वो मरते दम तक रस्से को काटता रहता है। और आखिरकार ट्रेन के पुल तक पहुंचने से ठीक पहले रास्ता कट जाता है। जुग्गा का बेजान शरीर नीचे गिर जाता है और ट्रेन सुरक्षित पुल के नीचे से गुजर जाती है। छत पर बैठे लोग, जिनमें नूरान भी है, पाकिस्तान की ओर चले जाते हैं। इस बात से अनजान कि एक बदमाश ने अपनी जान देकर उनकी जान बचाई है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सामूहिक उन्माद अच्छे भले इंसानों को भी हैवान बना सकता है। मानो माजरा के लोग बुरे नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। लेकिन डर और नफरत ने उनकी इंसानियत छीन ली थी। बिल्कुल। और साथ ही ये उपन्यास व्यक्तिगत साहस और प्रेम की ताकत को स्थापित करता है। जब सरकार, पुलिस, बुद्धिजीवी सब फेल हो जाते हैं, तब एक इंसान का व्यक्तिगत नैतिक बल और उसका प्रेम उस सामूहिक पागलपन पर भारी पड़ता है। हाँ, जुग्गा का बलिदान किसी राजनीतिक विचारधारा के लिए नहीं था, वो अपनी मोहब्बत के लिए था। और उसी मोहब्बत ने सैकड़ों अजनबियों की जान बचा ली। तो उपन्यास हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है ना? जब समाज में सामूहिक पागलपन हावी हो जाए तो एक अकेले व्यक्ति के सही या गलत काम का क्या महत्व रह जाता है? जगत सिंह का बलिदान क्या साबित करता है? और शायद यही इस कहानी का सबसे जरूरी सवाल है। क्या जगत सिंह का बलिदान इंसानियत की जीत है या नफरत से भरी दुनिया में एक निरर्थक प्रयास? शायद खुशवंत सिंह ये कह रहे हैं कि इतिहास बड़ी बड़ी विचारधाराओं या सरकारों से नहीं बनता, वो एक एक इंसान के छोटे छोटे नैतिक फैसलों से बनता है। हाँ, जगत सिंह ने शायद इतिहास की धारा नहीं बदली, लेकिन उसने उस एक रात, उस एक ट्रेन के लिए इंसानियत को मरने नहीं दिया। और शायद नफरत के सबसे अंधेरे दौर में इतना कर पाना ही सबसे बड़ी जीत है।